हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक, जो कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, भारतीय संविधान में अधिकार, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार है वो हमें किस प्रकार दिए गए हैं, वो अधिकार हैं क्या। ओके, हम आगे पढ़ते हैं कि अधिकार है क्या। अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार की हम बात करें तो वो एक सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वह हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। ये जो अधिकार है ये हमें कानूनों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर देखा जाए अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो जो हमारे मूलभूत स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए अधिकार ज़रूरी है, ताकि हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपना जीवन विकसित कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए अधिकार क्यों ज़रूरी है, तो आप जानते होंगे कि जो हम स्कूल में जाते हैं तो ये क्या एक अधिकार ही है कि स्कूल में शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी आने जाने के जो अधिकार है, तो ये सब अधिकारी के द्वारा ही तय होते हैं, जो कि हमें भारतीय संविधान द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करें कि अधिकारों का घोषणा पत्र, ये जो अधिकार है किस प्रकार से हमें मिले हुए हैं, तो सबसे पहले अधिकारों का घोषणा पत्र जानेंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र होता क्या है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग है सर्वप्रथम देखा जाए तो 1928 में नेहरू जी ने किया था। हम आगे देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास के लिए, स्वर्णिम विकास के लिए आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास एक तरह से कर सके। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और आर्थिक सामाजिक विकास लाने में ये सहयोग प्रदान करता है मौलिक अधिकार। अगर हम देखा जाए स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार होता क्या है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो हम देखते हैं कि जो ये बना गया था मानव अधिकार, यानी मानव के अधिकार की रक्षा करने के लिए, अगर कोई हनन होता है तो मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। अगर हम देखें कि ये कब बना था, तो ये 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया था। इसमें अगर सदस्यों की बात करें, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, तो इसमें एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले, इसमें 2 सदस्य होते हैं। इनका अगर कार्य देखें तो इनके कार्य होते क्या है, ये करते क्या हैं, तो इनका काम है शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाना। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है हम उसकी बात करते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जा रही थी। 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि एक सामान्य अधिकार क्या होते हैं। सामान्य अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, कि वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू होते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। ऐसे अधिकार जो कि संसद है वो कानूनों के माध्यम से बनाती है। जबकि हम अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार दिखते हैं ये संसद कानूनों के माध्यम से नहीं बनाई, ये जबकि संविधान लिखते समय, शुरुआती समय में हमें ये मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये जो मौलिक अधिकार होते क्या हैं, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, यानी संविधान से हमें प्राप्त होते हैं तथा इनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा इनकी गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी देखा जाए तो ये जो हमें अधिकार हम देखते हैं मौलिक अधिकार, तो इनकी सुरक्षा है वो संविधान करता है तथा ये हमें संविधान द्वारा मिला गया है। अगर इसका हनन होता है तो देखा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का रक्षक है। एक तरह से कहा जाए अगर कोई भी हमारे संविधान के अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य है वो नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो सरकार है मौलिक अधिकारों का कोई हनन है वो नहीं कर सकता। अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम देखते हैं ये जो मौलिक अधिकार है ये हमने
भारत ने ये अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिए हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो इस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक हमें मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों के प्रकार के, तो मौलिक अधिकार टोटल संविधान के समय बनाने के समय टोटल मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था उस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे एक सामान्य कानून के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 में स्थापित कर दिया गया। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों की जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी है, तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले समानता का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हम अनुच्छेद 19 से 22 तक देखते हैं। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हम अनुच्छेद 23 और 24 में देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि हम 29 और 30 में देखते हैं। ऐसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद हम 32 में देखते हैं। आगे हम इन मौलिक अधिकारों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो पहला समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद हम 14 में देखते हैं कि कानून के समान संरक्षण यानी कानून के समक्ष समानता। अगर हम ये देखें कि कानून के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगर हम देखा जाए कि जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता यानी सभी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक है वो कानून के समक्ष समान है, बराबर है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे समाज का वो अमीर वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, सभी कानून के समान है, वो संरक्षण है, सभी को समान संरक्षण है, सभी कानून के समान है। आगे हम अनुच्छेद 15 में देखते हैं कि जो सरकार है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करता है। देखा जाए अनुच्छेद 15 में तो सरकार है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप बिहार में जन्म लेते हैं, यूपी में जाते हैं या यूपी से आप महाराष्ट्र जाते हैं, तो कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा आपकी जाति को लेके, लिंग के को लेके, जन्म स्थान या एक राज्य को लेके। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 है वो क्या हमें प्रदान करता है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसरों की समानता। सार्वजनिक नियुक्तियाँ यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें नियुक्तियों में हमें अवसरों की समानता देता है कि सभी व्यक्ति है जो भी योग्य हैं वो सार्वजनिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम अनुच्छेद 17 में देखते हैं कि समाज से छुआछूत की समाप्ति। आप जानते होंगे स्टूडेंट कि जो भारत स्वतंत्रता से पहले भारत में किस प्रकार से छुआछूत की प्रथा चली आ रही थी, यानी उच्च जाति और निजी जाति में छुआछूत की जो प्रथा चली आ रही थी वो आगे जाके अनुच्छेद 17 के तहत समाज से छुआछूत की समाप्ति की गई, जिसमें आगे जाके इस पर कानून भी बनाया गया छुआछूत निवारण के लिए। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की बात की जाए। अनुच्छेद 18 में इस सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक दिया गया है, यानी कोई भी उपाधि है वो सरकार के अलावा कोई और उपाधि नहीं दे सकता, अन्य उपाधियों पर रोक दिया गया है। जो कि पहले अगर हम बात करें ब्रिटिश काल में तो पाल जो कि कमांडर जो कि अंग्रेज़ों द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी भारतीय लोगों को। आगे हम दूसरे मौलिक अधिकार की बात करें जो कि हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी आए जाए, कहीं भी कुछ भी करने का अधिकार। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में तो हम अनुच्छेद 19 में देखते हैं कि स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता, भाषण या अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने या समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की, विरोध प्रदर्शन करने का, या भारत के किसी भी भाग में बसने, रहने या जाने या कोई भी व्यवसाय करने की हमें स्वतंत्रता है, जो कि हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त होती है। अगर अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो हम इसमें देखते हैं कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। आगे हम देखें अनुच्छेद 21 में तो कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी सरकार है किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। इसी में हम आगे जाकर देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या है, यानी 21A के तहत RTE राइट टू एजुकेशन 2002 में 46वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी आयु के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया संविधान में 21A के तहत।
आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में हम देखते हैं कि किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी यानी हिरासत से सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे हम बात करते हैं थर्ड अपना मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कोई भी व्यक्ति है किसी का शोषण है वो नहीं कर सकता। आगे हम अनुच्छेद 23 के तहत देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव व्यापार यानी तस्करी, मानव को खरीदना बेचना, बल प्रयोग द्वारा बेगारी या बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम बात करें तब भारत के कई भागों में, भारत के स्वतंत्रता होने से पहले कई भागों में ये सब हमें देखने को मिलता था, जहाँ दास्ता बेगार प्रथा ये प्रचलित थी। आगे हम अनुच्छेद 24 में देखते हैं कि खदानों, कारखानों और ख़तरनाक कामों में बच्चों की मनाही है। यानी अनुच्छेद 24 के तहत जो खदानों हैं, जो कारखाने हैं या खतरनाक जहाँ काम होते हैं वहाँ बच्चों को मनाही रखा गया है कि वो काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद हम 24 के तहत देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे खदान है या कोई भी रासायनिक कारखाना है, वहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को वहाँ पे काम पे नहीं रखा जा सकता। अगला हम अपना चौथा मौलिक अधिकार देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से हम जानते हैं कि भारत है एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यानी एक तरह से देखा जाए विभिन्न धर्म हैं और सभी धर्म के लोग हैं उनकी अपनी अपनी उपासना है, अपनी अपनी संस्कृति को मानते हैं। यहाँ भारत में है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसी के तहत हम अनुच्छेद 25 के तहत देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है, वो अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। कहा जाए तो भारत में अनेकों धर्म है, उस सब कोई भी व्यक्ति है वो अपना किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, प्रचार प्रसार करने का उसका अधिकार है। अगर अनुच्छेद हम 26 की बात करें तो संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 27 के तहत धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए जो कि हम भारत स्वतंत्रता से पहले देखते थे जो कि मुगल काल में जजिया कर लगाया जाता था या हिंदुओं पर अलग तरह के टैक्स लगाए जाते थे, तो स्वतंत्रता के बाद ऐसे प्रकार के किसी भी धार्मिक कर को भारत से हटा दिया गया। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में हमें किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन है नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है। आगे हम अपना पांचवा मौलिक अधिकार देखते हैं जो कि संस्कृति यानी कल्चर और एजुकेशन संबंधी अधिकार है, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 के तहत भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अगर देखा जाए तो भारत में अनेक तरह के धर्म भी हैं, साथ ही साथ अनेक तरह के बोली, भाषा, लिपि हमें भी देखने को मिलता है जो कि अलग अलग स्टेट में हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे कन्नड़ बोला जाता है, अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। ऐसे बिहार में बात करें तो भोजपुरी, मैथिली बोला जाता है। हरियाणा में हरियाणवी। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे भारत में राज्य हैं, वहाँ के जो नागरिक है वो अपनी भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रख सकते हैं या उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 है, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर बात करें हम अनुच्छेद 30 के तहत तो इसमें है कि जो भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी हिंदू को छोड़कर जो भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध जो भी धर्म है वो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये अपना खुद का शिक्षण संस्थान यानी स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं तथा अपना प्रशासन ये खुद चला सकते हैं। आगे हम बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मौलिक अधिकार है, छठे मौलिक अधिकार की, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत, जो कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। यानी इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी कर सकता है जिन्हें रिट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो भी हमें पांचों जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का सही से प्रयोग नहीं हो पाता, यानी हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, जो कोर्ट है वो रिट जारी करता है। जो कि रिट हम देखेंगे कि ये रिट है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जबकि 5 प्रकार के रिट होंगे जिन्हें हम एक 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे। जो पहला रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हमारा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। आगे हम इन्हें एक 1 बाय 1 करके देखते हैं कि ये है क्या। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, अगर पुलिस है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में यानी जज के सामने उपस्थित करना पड़ता है, करने का आदेश दिया जाना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे हम अगर परमादेश की बात करें तो परमादेश के अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी है अपने पद का निर्वहन नहीं करता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता, तो उस कोर्ट है, ये न्यायालय है, ये रिट जारी कर सकती है। अगला हम देखेंगे निषेध। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय है वो अपने जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है या जो भी निचली अदालतें हैं, उनके मामलों की सुनवाई को स्थगित कर सकती है या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकती है। आगे अगर हम बात करें चौथे रिट की, अधिकार परीक्षा यानी कि आपका अधिकार, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। ये रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय है उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है। आगे हम पांचवा रिट देखते हैं उत्प्रेषण के अंतर्गत, इस रिट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय और यह न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कर सकती है। आगे हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जैसे हमारे यहाँ संविधान, भारतीय संविधान बना, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान बना, जो कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान है दिसंबर 1996 में लागू हुआ। जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश में गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला रखी गई। आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। यानी जैसे हम भारत के संविधान में मौलिक अधिकार देखते हैं जो कि सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं जो कि जरूरी है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान में वहाँ के अधिकारों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि हम देखते हैं। इसमें पहला गरिमा का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, तीसरा श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा था स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पांचवा था समुचित आवास का अधिकार। छठा हम आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा, जो कि एक व्यक्ति के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य, भोजन, पानी, इनका अधिकार। अगला है कि बाल अधिकार, इसके बाद बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी राइट RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और अगला है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। तो ये जो सभी अधिकार हैं ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए। आगे हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में निहित हैं, दिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने तथा सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु उन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। या अगर हम देखा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऐसे भी चीज़ें जरूरी थी जो कि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लागू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि भारत अभी भी मुद्रा की कमी से या अन्य किसी दिक्कतों से जूझ रहा था। तो इसके तहत नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जो कि ये कहा गया कि राज्य है वो अपनी विवेक से आगे जाके इन चीज़ों की पूर्ति करेगा। आगे हम देखते हैं कि प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख
बातें क्या हैं, तो हम देखते हैं कि वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हम स्वीकार करने चाहिए, वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये नीति निषेध तत्व की प्रमुख बातें हैं। आगे हम देखते हैं कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा कि जैसे भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, वैसे ही आगे जाके नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि ये मौलिक कर्तव्य क्या है कि एक नागरिक अपने अधिकार की डिमांड करता है, मांग करता है, वैसे ही नागरिकों के मौलिक कुछ कर्तव्य होने भी चाहिए। वो देश के प्रति या संविधान के प्रति भी कर्तव्य होने चाहिए, जिन्हें व्यक्ति है अपना निर्वाह करेगा। आगे हम देखते हैं कि 1976 में यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51A में 51 क में जोड़ा गया। आगे अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए, जो कि आगे जाके संविधान संशोधन द्वारा इसे 11 कर दिया गया। हम इसे एक वन बाय वन करके इसे देखते हैं कि वो मौलिक कर्तव्य हैं क्या। पहला है हमारा कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है कि जो राष्ट्र की संप्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है कि राष्ट्र रक्षा इन सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा है कि नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। अगला है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उन्हें बनाए रखे। अगला है प्रकृति संरक्षण को, पर्यावरण को संरक्षण करें। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। अगला है कि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। यानी ये टोटल जो 10 मौलिक कर्तव्य है, इसे आगे जाके 11वां एक और मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि इसमें जो शिक्षा का अधिकार है, यानी हर प्रत्येक माता पिता का ये जिम्मेवारी है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। आगे हम इनमें देखते हैं कि जो नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। अगर बात करें कि नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार किस प्रकार से संबंध है या किस प्रकार से इनमें हमें अंतर देखने को मिलता है, अगर देखा जाए मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों के बारे में, तो दोनों है वो एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, वहीं नीति निषेध तत्व है उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार है वो खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, वहीं पे नीति निषेध तत्व है वो पूरे समाज के हित की बात करता है। अगर हम देखा जाए नीति निषेध तत्व में, तो मौलिक अधिकार में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं इंडिविजुअली, वैसे नीति निषेध तत्व में पूरे समाज के हित की बात की गई है, जो कि समाजवादी गांधीवादी विचारधारा से ये सब लिया गया है। आगे हम देखते हैं कि नीति निषेध तत्व इन मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। अगर अब बात की जाए दोनों में अंतर क्या है, तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निषेध तत्व को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अगर देखा जाए कि मौलिक अधिकार है, तो अगर हनन होता है तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं लागू करवाने के लिए, परंतु नीति निषेध तत्व जो है उन विषयों को हम लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अगला हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का संबंध है व्यक्तियों और निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है। वैसे हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का संबंध है एक व्यक्ति की बात करता है, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, जबकि नीति निषेध तत्व है वो पूरे एक समाज सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। ये किस प्रकार जुड़ा है कि जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष को समान वेतन या महिला और पुरुष के समान अधिकार होने चाहिए, ऐसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आगे हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निषेध सिद्धांतों को अब लागू नहीं किया गया। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तभी से हमारे मौलिक अधिकार है वो प्राप्त हमें हो चुके हैं, जबकि नीति निषेध तत्व हैं अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं या सिद्धांत जिन्हें अभी लागू नहीं किया गया है। अगर आगे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है वो देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी समाज में जो बराबरी की भावना लाना, उनका विकास करना तथा आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो इसका विकास करना है। आगे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है,
यानी मौलिक अधिकार है व्यक्ति के कल्याण को, कि व्यक्ति आगे बढ़े। वैसे नीति निषेध तथ्य को एक पूरे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। आगे हम देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी। ये बंधुआ मजदूरी क्या है? तो बंधुआ मजदूरी से हम क्या देखते हैं कि जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों का शोषण करना, एक तरह से जो भी गरीब लोग हैं तो उनका शोषण करना, यानी बेगारी में मजदूरी करवाना, ये हम देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। हम आगे नेक्स्ट वीडियो 3rd चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।